राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? फिर से आ गया हूँ आपके खिदमत में। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सबसे पहला लेक्चर मैं आज जो रेडी कर रहा हूँ और इसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है। ठीक है, तो आप लोग भी बेस्ट की तरह लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और मैं आपके सामने मैं राहुल कुमार, जो कि 2 बार सीटेड क्वालिफाइड पेपर 2 मैथ एंड साइंस से कर रखा है। ठीक है, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। और आप लोग कहाँ कहाँ से हो, आप लोग भी अपना जो है कमेंट बॉक्स में दबा दोगे। ठीक है, तो बता दीजिए। तो चलिए, आप लोग सबसे पहले ये कर लीजिए, कर लिए होंगे, आशा करता हूँ कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल। कह रहा है कि बच्चे समय एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में ये पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि के विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए संवेदनशील, ऑप्शन बी क्षेत्रीय, ऑप्शन सी विशिष्ट, ऑप्शन डी अतः प्रतिक्रियात्मक। तो आप लोग जो है वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो। और यहाँ पे हम चलिए डिटेल से अब इसका करते हैं। तो चलिए इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सभी लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ईयरली चाइल्डहुड, सबसे पहले ईयरली चाइल्डहुड की बात करता हूँ। तो इसमें आप लोग बताइए कि बच्चे जो है फास्ट ग्रोथ करते हैं। ठीक है, आप बचपन यानी कि जब आप छोटे होंगे, ईयरली चाइल्डहुड होंगे, तो उसमें क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, नाजुक पीरियड होता है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें फास्टेस्ट क्या होता है, ग्रोथ, फास्टेस्ट पीरियड इसे कहा जाता है। ठीक है, ईयरली चाइल्डहुड को इसे फास्टेस्ट पीरियड भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे, क्रिटिकल। ठीक है, और क्या कहा जाता है, क्रिटिकल पीरियड। तो और इसमें जोड़ सकते हो भाई, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। जब आप इन्फेंसी की बात करते हो, इन्फेंसी की बात करते हो, तो ये कब होता है, 0 से 2 शिशु, 0 से 2 शैशवावस्था हो गया। ईयरली चाइल्डहुड क्या होता है, कितना से कितना होता है, तो ईयरली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके लेटर चाइल्डहुड कहता है ना। लेटर चाइल्डहुड कितना से कितना होता है, तो 6 से 12 होता है। ठीक है, और एडोलसेंस कितना में आ जाता है, ठीक है, तो एडोलसेंस आ जाता है 12 से 18 में। ठीक है, अब एक और अगर पेज पे चलोगे, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि जब बच्चा 6 वीक्स के होता है, ठीक है, 6 वीक्स में क्या करता है बताइए, कोइंग करता है, यानी कि बबलाना है ना, कोइंग करता है। क्या करता है, कोइंग करता है। ठीक है, ये 6 वीक्स में। और फिर बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, तो क्या करता है बताइए, 6 मंथ का हो जाता है तो वो क्या करता है, बबलाना, यानी कि बैबलिंग करता है, बैबलिंग करता है। ठीक है, वह इस तरह से करता है। अब जब वो 1 ईयर का हो जाएगा, तो 1 ईयर में वह वन वर्ड बोलेगा। क्या बोलेगा, 1 वर्ड। वह या तो मामा बोल सकता है, या तो फिर दादा बोल सकता है। ठीक है, 1 ईयर। फिर बच्चा जो अब आपको 1.5 से 2 ईयर का जब होता है, तो कितना होता है, 2 वर्ड सीखता है। कितना वर्ड सीखता है, 2 वर्ड सीखता है। ठीक है, इसे टेलीग्राफी स्पीच भी एज कहा जाता है। ठीक है, इसमें टेलीग्राफिक स्पीच, जिससे बच्चा जिस तरह से आप जिस माहौल में जिस तरह से आप बातें कर रहे हो, बच्चा इसी एज में जो है ज़्यादा सीखता है। ठीक है भाई, टेलीग्राफिक स्पीच। अच्छा, अब इसमें जो है वोकैब की एक सवाल रहता है, वोकैब से। ये तो सवाल सब रिलेटेड रहता है। ठीक है, अगर आप CDP पेपर 1 में देखोगे तो लिखा रहेगा कि कौन से अवस्था, यानी कि कौन से सप्ताह या कौन से मंथ या कौन से साल में बच्चा 1 वर्ड बोलने लगता है, तो कितना हो जाएगा, 1 ईयर। अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 वर्ड कब आता है, तो 1.5 से 2 ईयर के बीच में। और फिर आपसे पूछ दिया जाए बच्चे कब बैबलिंग करते हैं, तो ये 6 मंथ के जब रहते हैं तब बैबलिंग करते हैं। ठीक है, अब एक वोकैब से पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि 3 वर्ड जब आप कब, ये 3 वर्ड कब सीखते हैं, 272 वर्ड कब सीखते हैं, इस तरह से आएगा। ठीक है, 0 272 इतना वर्ड कब सीखते हैं, तो जब ये 3 से 4, यानी कि 3 से जब 4 साल के बीच में रहते हैं, तो इतना सारे वर्ड जो होते हैं वो बार बार सीखते हैं। सबसे पहले वो 3 वर्ड होते हैं, फिर सेकेंड में 272, थर्ड 5वें, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा उसका वर्ड संख्या भी बढ़ते जाएगा। ठीक है भाइयों, ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा,
तो सबसे पहले करा सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि इस अवधि में पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास के किस अवधि के, तो ये आ जाएगा सेंसिटिव। कोई जोनल भी मार सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल क्या करा है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है, यानी कि ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट क्या करता है। तो ऑप्शन ए, केवल अनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। यहाँ केवल वाला दिख जाए आंसर न, तो पहले इसको हटा दो, ये हो गया एलिमिनेट टेक्निक। ठीक है, दिख गया, हटा दीजिए। अब ऑप्शन बी कह रहा है विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। अच्छा, आप देखोगे क्या विकास जो है आप में समान दर से हुआ, या आपके भाई का क्या समान दर से हुआ, आपकी बहन, सबका अलग अलग होता है विकास दर। ठीक है, किसी को पहले बोलना आ जाता है, कोई हाइट में लंबा होता है, कोई हाइट में छोटा होता है। विकास दर की बात करते तो सबका अलग अलग होता है, यानी कि सभी बालकों का एक समान दर नहीं होता। ये भी कहना गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है बाल्य अवस्था और किशोरा अवस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था, ये कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऐसा नहीं है, जैसे आप डेवलपमेंट एरिया में हो और कहीं स्लम में चल जाइए, वहाँ के बच्चों का एजुकेशन देखिए और एक एजुकेटेड कॉलोनी का बच्चे का एजुकेशन नॉलेज देखिए, सबका डिफरेंट रहता है। लेकिन वही बच्चा वहाँ पे जाके पढ़ाई करेगा, वहाँ बच्चा यहाँ आके पढ़ाई करेगा, तो इफेक्ट पड़ेगा ना, दूसरे क्षेत्र पे प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, ठीक है, करेगा। ये रहा आपके सामने, ये 2 टाइप ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी है। सबसे पहले आपका ब्रेन क्या सोचता है, पहले ये स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी रहता है, फिर एक्सपीरियंस पे आता है, मेमोरीज के आधार पे बढ़ते जाता है। ठीक है, जब से जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी, एक्सपीरियंस आएंगे, सीखते जाओगे और क्या हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी भी कुछ सिखाएगा। फिर आपको टाइप 2 में ये हो जाएगा फंक्शनल प्लास्टिक। पहला तो ये हो गया स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी में क्या हो गया, आप एक्सपीरियंस करोगे, आपकी मेमोरी याद रहेगी, उससे आप जो है आगे की लाइफ सेपरेट करोगे। ठीक है, अब फंक्शनल प्लास्टिसिटी में क्या कहता है, ये ब्रेन फंक्शन कम करता है, यानी कि मूव फ्रॉम डैमेज एरिया टू अनडैमेज एरिया। नहीं समझे, कोई बात नहीं। जैसे आपका जो कोई है बच्चे में दिमाग मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रह जाता है, ठीक है, तो वो एब नॉर्मल जो है नॉर्मल जो को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में, इस तरह से हो जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो सवाल समझ में आया, कोई बात नहीं, दिक्कत भी नहीं है, आप लोग कर लोगे। अगला सवाल, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने से अधिक, 1 मिनट रुक जाओ भाई, सीखने में से भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है। माँ थी, उन्होंने देखा उसके पास जुड़वा बच्चे, लेकिन सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है एक दूसरे की तुलना में। ठीक है, भिन्नता के विकास के वो कौन से सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, बताइए, भिन्नता के विकास से वो कौन सी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, आप लोग बता सकते हो, बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा। व्यक्तियों के विकास सिर से पैर तक होता है, आगे देखते हैं, ये तो सही है, लेकिन सिर से पैर, हेड टू लेग होता है। हर किसी में विकास चरण दर आगे बढ़ता है। चलिए कोई बात नहीं, जो बेटर रहे ऑप्शन वो मारना है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होते हैं, ये तो सही है, विकास दर। ठीक है, यानी कि हर स्टेज पे, हर व्यक्ति में, हर पर्सन में विकास क्या होता है, डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट जो होता है डिफरेंस होता है। आई बात समझ में, ये होती है कहानी। आगे की ओर नोट सेम। अब आगे चलता हूँ। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। ऑप्शन ए आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन बी सामाजिक संस्कृतियाँ, ऑप्शन 3 भौतिक वातावरण।
तो आपको बताना है कि केवल वन, केवल वन टू, केवल टू थ्री, केवल वन टू या थ्री होगा, बताइए। तो विकास जो है सब पे निर्भर करता है ना, ये आपका जेनेटिक्स पे भी निर्भर करता है, आपके माता पिता कैसे हैं, आपके उनका व्यवहार कैसा है, ये व्यवहार गुण जाता है बच्चों में, ये तो हो गया। अब सोशियो कल्चर किस तरह से इफेक्ट करता है, किस परिवेश में आप रह रहे हो, उसका माहौल कैसा है, आपकी रहन सहन कहाँ हुई है, ठीक है। तो ये सोशियो कल्चर हुआ है ना, सामाजिक प्रवृत्ति आप पे प्रभाव पड़ेगा ही। तीसरा हो गया फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में वहाँ पर क्या कहा जाता है, काम देखा जाता है, यानी कि बच्चे जैसे अनुकूल करते हैं, किस तरह से कामों को किया जाता है, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी जो मांसपेशियाँ त्वचा ग्रोथ करती है ना, ठीक है। तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में काम दिया कि नहीं, तो 1 2 एंड 3 हो जाएगा, ये तो आसान था, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इन्वायरमेंट। अच्छा ये कहाँ से टपक पड़ा भाई, मैंने तो ऐसा नहीं लिख, तो ये तो मेरे साथ गलत हो गया भाई। इन्वायरमेंट, चलो कोई ना, इसको एक तरह से क्या क्या लिख सकते हैं, फिजिकल इफेक्ट, फिजिकल भी सही बात है। फिजिकल में जैसे एयर, हवा, वाटर, ये सब लेते रहना चाहिए, बॉडी के लिए आराम होता है। सोशल में किसके किसके लोगों के द्वारा इफेक्ट होते हैं, और क्या क्या बताया हमें, कल्चर, सोशियो कल्चर में होम स्पेस, जो ऐसा भी हो सिचुएशन, ठीक है। अगला सवाल क्या करा है, ये तो हो गया ना भाई, ये सवाल कर रहा है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धतः, यानी कि आपको जो है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेज हैं वो आपको बताने कह रहा है, ठीक है। अध्यापक को किस अवस्था में संबंधित प्रश्न करके हल करके देना चाहिए। तो ये हो गया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर, क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सेंसरी मोटर। और इसका क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल, क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल। तीसरा क्या हो जाएगा, कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल। चौथा क्या हो जाएगा, फॉर्मल, क्या हो जाएगा, फॉर्मल। अच्छा अब ये जो हो गया सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल, ये कौन कौन से अवस्था में आते हैं, तो सेंसरी मोटर कब होते हैं, 0 से 2। प्री ऑपरेशनल क्या कब होते हैं, 2 से 7। कंक्रीट कब होता है, तो 7 से 11। अच्छा फॉर्मल कितना होता है, तो 11 से 15। अभी इसमें सवाल कहा गया है, ठीक है, यानी कि आप किस तरह से ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किया गया है, तो ये कंक्रीट मूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप संबंधित प्रश्न पर आप टीचर हो, आपको बोला जाएगा कि अध्यापक आप हैं और किस तरह से जो है किस अवस्था में आप जो है संबंधित प्रश्न पर हल करके देंगे जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो आप में कंक्रीट अवस्था होना चाहिए, ऑपरेशनल, यानी कि आप में ईगोसेंट्रिज्म नहीं होना चाहिए, इरिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो है हाँ। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसत्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, बताइए। ये जो हो गया किस चीज को अचीव करने के लिए, ये एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो यहाँ पे देखिए एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच में आता है इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि ये जो कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यदि आप बात करते हो तो ये इक्विलिब्रियम द्वारा, यानी कि व्यक्ति जो है समंजन किसके माध्यम से, तो संतुलन के माध्यम से, आत्मसत्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करता है, तो बैलेंस, इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इक्विलिब्रियम, संतुलन, ऑप्शन यही होगा, ठीक है।
यहाँ पे ये डिटेल रहा। अगला सवाल, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, यानी कि अपने नज़रिए से देखता है, ठीक है, और दूसरों को दृष्टिकोण, दूसरों के नज़रिए समझने में असफल रहता है, ठीक है। तो यह किसका प्रतिनिधित्व कह रहा है? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी आत्म केंद्रीयता, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती चिंतन, या ऑप्शन डी वैज्ञानिक तार्किक। तो बताइए, एक फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। ये फिगर रहा, बच्चा जो है यहाँ से ये अपने नज़रिए से देख रहा है, ठीक है। ये मान लो मनीष है, ठीक है, ये अपने नज़रिए से देख रहा है। ये पुतुल जो बना हुआ है, ये पपिट, ये इसके नज़रिए से ये देख ही नहीं रहा है, इसको समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? तो ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, यानी कि अपनी बात मनमाना, ठीक है, यानी कि दूसरे की बात को वैल्यू ही नहीं देना, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म, हर्ट कर देना। आए बात समझ में? अगला सवाल, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, ये अच्छा सवाल है, एक व्यक्ति जो नैतिक विकास के कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत क्या होगा? ऑप्शन ए कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। ऑप्शन सी कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन डी कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अच्छा, एक बात बताता हूँ, ठीक है, ये सवाल, जब आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो आप किस उद्देश्य से चला रहे हो? क्या चालान कटने के डर से, या फिर एक्सीडेंट भी हो तो कम चोट आए, अपने सुरक्षित के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, इसके लिए चला रहे हो? तो यहाँ पे दो पहलू है, तो कोई ये दोनों पहलू बच सकता है। आप हेलमेट लगाए हुए हो तो चालान से बचोगे, एक्सीडेंट मान लीजिए हुआ तो आपको चोट कम लगेगी, ये दोनों हो रहा है। अगर हेलमेट नहीं लगाए हो तो ये दोनों ख़त्म हो रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये दोनों ख़त्म हो रहा है। यानी कि कानून तथा नियम ये अलग अलग है। कानून तथा लॉ एंड अथॉरिटी जो होता है, आज्ञा का पालन करना चाहिए जिसमें सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। अगर आप हेलमेट लगा के रखें तो बगल वाला देखेगा, बाइक वाला कहेगा ये भाई हेलमेट लगा रखा है, चलिए कोई बात नहीं, आप उसको बोल दीजिए कि आगे चेकिंग चल रहा है तो वो भी हेलमेट लगा लेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये अवेयरनेस हो गया, ये सामाजिक हेल्प हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब छोटा सा एग्जांपल देके समझाया ताकि आप समझ में चाहिए। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए, ऐसा कहा वही हेलमेट जो है चालान कटने से। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ऐसा नहीं क्या वह सिर्फ बचने के लिए, यानी एक्सीडेंट से बचने के लिए पूर्ति हो रहा है, नहीं, चालान से भी बचने के लिए। ये कानून हो गया, एक अथॉरिटी हो गया, ठीक है, और आपकी सेफ्टी भी हो गया। ये समझ में आया, फिट हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? भाइयों, लेव वाइगोत्स्की, यहाँ पे आंसर ये आपको लगा होगा, ठीक है, सोशियो कल्चर थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है। ऑप्शन, अगला सवाल क्या रहा है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है, यानी कि उसे स्ट्रगलिंग फेज हो रहा है, यानी कि वो सवाल नहीं बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको कंसेप्ट नहीं पता होगा, या फॉर्मूला भूल गया होगा, या उसने अभी लेक्चर ही नहीं अटेंड किया होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में अध्यापिका या फिर अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं आपको करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई निगेटिव टोन आए तो बिल्कुल उसको ऑप्शन से पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन बी विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। चलिए, थोड़ा सा लग रहा है ना, सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को ये तो दंडित करने के लिए निगेटिव टोन है। अब ये बी में से, बी और सी में से कोई होगा, बताओ। तो आप जो है संकेत दोगे, ठीक है, उसे कॉन्सेप्ट बता दोगे, ये एडिशन है, इस तरह से ये स्टेप फॉलो करो तो ये बन जाएगा। तो ये अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं कि उसका आंसर ये आ रहा है ये बता दिए, ठीक है, तो आंसर हमारा ये आएगा, ये नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? बताइए। तो एक अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर,
यानी कि जैसे कंपटीशन बनते रहना चाहिए, कंपटीशन विथ पेयर्स। ऑप्शन बी, जितना हो सके उतना कंठस्थ। रोट मेमोराइजेशन गलत, ये नेगेटिव टोन है। एक वीडियो में ऐसा लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा नेगेटिव पॉइंट किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, किस तरह से ऑप्शन, है ना। जो आप जो देखोगे 10 से 15 सवाल इस तरह से आप जो है पेपर वन का मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप बना लोगे सीढ़ी पे। पेपर टू में आपसे 7 से 8 सवाल इस तरह से एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर या फिर सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर। बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा है, वहाँ पे प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि क्लास चल रहा है, स्टूडेंट फोकस है, शुड बी ऑन, किस तरफ पर केंद्रित होना चाहिए, वो बच्चा किस उद्देश्य से वो सीख रहा है। तो बताइए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना। यानी कि सक्रिय भागीदारी, एक्टिविटी अपना, यानी कि टीचर सवाल किया, वहाँ से फटाक से जवाब आया, ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछ रहा है बच्चा, तो ये प्रोग्रेसिव क्लास का लक्षण हो गया, ठीक है। सक्रिय भागीदारी जिसमें कि टीचर एंड स्टूडेंट दोनों जो है एक्टिव है। हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हुआ। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, चलिए म्यूजिकल से स्टार्ट करते हैं। यानी कि म्यूजिक में स्मार्ट होना चाहिए, बॉडी स्मार्ट, कैनेस्थेटिक इसे कह सकते हो। इंटरपर्सनल होना चाहिए, पीपुल स्मार्ट, किस तरह से बातचीत कर रहे हो। वर्ड स्मार्ट यानी कि लैंग्वेज, ठीक है, किस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश, उसका कल्चर सोशियो कल्चर दिखना चाहिए लैंग्वेज में, किस क्षेत्रीय से, रीजनल, ठीक है। तो ये लॉजिक स्मार्ट यानी कि स्मार्ट तरीका से मैथमेटिकल टर्म से आप सोल्व कर रहे हो किसी चीज़ को। नेचुरल तरीके से आप किसी चीज़ को यूज कर रहे हो, नेचुरल चीज़। सेल्फ स्मार्ट, खुद से, या फिर पिक्चर स्मार्ट, ठीक है। तो ये आपको हावर्ड गार्डनर के जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो कह रहा हावर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। तो कौन सा शामिल नहीं था, तो भाषाई बुद्धि था, लैंग्वेज तो था ही, ठीक है, यानी कि वर्ड। स्थानीय बुद्धि यानी कि ये जो क्षेत्रीय था, यहाँ पे स्थानीय बुद्धि कहाँ गई भाई, हाँ, लॉजिक स्मार्ट, ठीक है। पर्सनल स्मार्ट भी था, है ना, क्या था, पीपुल स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट, सब स्थानीय बुद्धि। अच्छा, ये संगीत बुद्धि तो है, ये था, तो ये सब था, लेकिन इमोशनल नहीं था, ठीक है। तो आंसर हमारा यही होगा, यही पूछा है तो हमारा आंसर यही होगा। अगला सवाल, अच्छा 20 मिनट हो गया है, वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो है वीडियो बड़ा बने, ठीक है। तो इसका अगला पार्ट जो है हम आगे लेके आते हैं, लगभग 10 सवाल 12 सवाल हो ही गए होंगे, ठीक है भाइयों। तो अभी इतना सवाल बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसलिए तो मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि जो है आपको तुरंत बन जाए, ठीक है। इतना सारा सवाल देखिए लेकर आया तो, लेकिन टाइम के अभाव के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाया हूँ, ठीक है। तो आज जो है हमारा सवाल यहीं तक रहेगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।